क्या टॉपिक चला था लास्ट? कौन सा चल रहा था? हेड। कॉपी बनाइए आज की डेट में। मेटा टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो हम लोग आज मेटा से स्टार्ट करें। डी एच टी एम एल मेटा एलिमेंट। सो जैसे कि आप लोग पेज के टॉप में देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट मेटाज अवेलेबल हैं, जैसे कि कैरेक्टर सेट किया है हमारा, विच इज़ UTF-8। और दूसरे मैंने आपको बताया था कि जो कि रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। सो ये दो मेटा टैग आपने मेक श्योर करना है कि आपके पेज में हमेशा अवेलेबल हो। सो नीचे आएंगे और यहाँ पर इसको लाके डिफाइन करेंगे। द मेटा एलिमेंट is typically used to specify the character set, page description, keywords, author of the document, and viewport setting. The metadata will not be displayed on the पेज। सो मेटा में जो भी आप सेट करोगे वो आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता है, बट इट इज़ यूज्ड बाय ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट और रीलोड पेज by search engines, keywords, and other web services. चलिए एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। Define the character set used.
इसके लिए अपने टॉप में जाना है और यहाँ से ये टैग कॉपी कर लेना है, नीचे आइएगा, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। नेक्स्ट, अगर आपको अपने सर्च इंजन के लिए कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, तो आपने यहाँ पर जाके लिखना है कीवर्ड्स, और कंटेंट में जाकर जो भी आपके कीवर्ड्स हों वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे। जैसे अगर हम लोग अरीना का एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम लोग अगर एक कीवर्ड क्या हो जाएंगे, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, 2D डिज़ाइन या 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट के कीवर्ड्स होते हैं। तो जो भी आपकी वेबसाइट है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसके बारे में आपने अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में आपने लिखना है मेटा। मेटा में क्या लिखेंगे, कीवर्ड्स, और जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको आपने यहाँ पर लाके कॉमा लगा के स्टोर करा देना है। सो जनरली ये सभी वेबसाइट्स में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग यहाँ से एग्जांपल लें, arena-multimedia.com। वैसे तो मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग में क्या है कि अब कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन और टाइटल में ही कीवर्ड को बेसिकली कॉल कर लेते हैं। ठीक है, बट हो सकता है हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाए एग्जांपल। हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+U और फाइंड करेंगे कीवर्ड्स, तो दिखाई दे रहा है कुछ मेटा नेम कीवर्ड। तो कीवर्ड का नेम क्या है आप देख सकते हैं, जैसे कि अरीना एनिमेशन, वेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, लर्न विजुअल इफेक्ट्स एनिमेशन इंस्टीट्यूट, इस तरह से इन्होंने कुछ कीवर्ड डाले हुए। सो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर सर्च किया गया नेट के ऊपर तो हमारा पेज वहाँ पर डिस्प्ले होगा। सेकेंडरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर ही आप देखोगे अरीना एनिमेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ज्वाइन अस फॉर बेस्ट कोर्सेज इन एनिमेशन, VFX, गेमिंग, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस तरह से आपको सारे कोर्सेज के नेम यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। इसी तरह से टाइटल पर अगर आप नज़र डालोगे तो इसका टाइटल भी आपको मीनिंगफुल मिलेगा, बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, है ना। तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हम लोग कोई टाइटल लिखते हैं तो 60 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, जिसके अंदर आपका ब्रांड नेम, आपकी सर्विस ऑफरिंग और आपकी लोकेशन। तो आप देख सकते हो इंडिया को भी टारगेट किया गया है, ब्रांड नेम को भी टारगेट किया गया और प्लस हमारी सर्विसेज को भी टारगेट किया हुआ है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग अपने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफाइन कीवर्ड्स फॉर सर्च इंजन। नेक्स्ट, define a description of your web पेज। तो यहाँ पर जाके आप लिखेंगे मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन और अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन जो भी आप यहाँ लिखना चाहें वो डिस्क्राइब कर दोगे। जैसे कि फ़िलहाल मैं इसको डाल देता हूँ।
अब डिस्क्रिप्शन लिखना क्यों ज़रूरी होता है, ये लाइन ओपन रहने दीजिए। हम यहाँ पर सर्च करते हैं अरीना एनिमेशन, ठीक है। तो आप लोग नोटिस करते हो कि कुछ ना इस तरह से नीचे लिखा हुआ आता है, वन लाइनर, टू लाइनर, जब भी हमारा कुछ सर्च होता है। हम इस मैटर को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ आके प्रेस करेंगे कंट्रोल F फॉर फाइंड। दिखाई दे रहा है कहाँ से सर्च होके आ रहा है डेटा, डिस्क्रिप्शन के अंदर से मैच होगी ना लाइन, एक ही बार मैच हुआ। तो वेबसाइट के हेड पार्ट में जो मेटा हम लोग लिखते हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं। यही डिस्क्रिप्शन आप जब गूगल में सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। नेक्स्ट, define the author of a page। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अपने जाके ऑथर का नेम मेंशन कर सकते हैं, लाइक एप्टेक लिमिटेड या अरीना एनिमेशन, जो आपको सही लगे। तो यहाँ जाइए, लिखिए ऑथर, सर्च करके देखते हैं कि हमारे पेज में अवेलेबल है ऑथर। इसमें यूज़ नहीं है, और सर्च करेंगे। व्यू पोर्ट के लिए डिफाइन करो, यहाँ से कट करिए। setting the viewport, to make your website look good on all devices। तो यहाँ पर आपका व्यू पोर्ट रहेगा, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.2, श्रिंक टू फिट नो। एक और प्रॉपर्टी होती है रिफ्रेश करने के लिए, यहाँ लिखिए रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 seconds। तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे मेटा नेम की जगह पर HTTP इक्विवेलेंट, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे रिफ्रेश
30। तो ये सारे अपने टैग हैं। कैरेक्टर सेट, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा और लेंदी कर लो। ऑथर और रिफ्रेश। सो रिफ्रेश में क्या होता है कि आपका पेज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। कोई लाइन हमारी गलत चली गई है। देखिए ना, कोई टैग खुला हुआ है क्या? ये खुला रह गया। अभी सही है। तो 30 का मतलब क्या हुआ? 30 सेकेंड्स का टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली पेज हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे कुछ बेसिक मेटाज होते हैं, बट जनरली वीएस कोड जो है आपको बॉयलर प्लेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 मेटा लगा के देगा। ये तो आपके पेज में होने ही चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है? रिक्वायर्ड मेटा टैग्स। ये तो रहेगा ही रहेगा। एडिशनल जो लगाओगे वो एसईओ के पॉइंट्स है, इसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है। जो हमने बाकी के अभी डिस्कस की ये सब हमारे एसईओ के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे मेटास होते हैं जब आप आगे जाके जिसका भी WDD है कोर्स, आप मेरे ख्याल से सभी का WDD है ना इस बैच में, तो आप बहुत कुछ सीखोगे। एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कुछ भी नहीं है। एक वेबसाइट के अंदर अगर हम लोग देखें, एक नज़र डालें, तो आप अगर ध्यान से देखें तो दिखाई दे रहा है सब मेटा ही मेटा लिखा हुआ है इसके अंदर। सो मैनी मेटाज अवेलेबल है यहाँ पर, जो हम लोग अलग अलग इसमें डिफाइन करते हैं। ऊपर भी हमारे मेटाज कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब एसईओ सीख जाओगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से हमने इनका इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं पी टैग, एग्जाम्पल ऑफ मेटा एलिमेंट्स या टैग। तो डिफाइन करेंगे अपना, और इसमें जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे व्यू पोर्ट, और इनको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से इसको कॉपी किया। व्यू पोर्ट, कीवर्ड्स, और ऑथर। डिफाइन करिए, वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करिएगा इसको। ये अपने आगे, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के नाम से। इसको ऊपर जाइए, लिखिए H3,
कॉल करिए यहाँ पर, और इस फाइल को हम करेंगे सेव एज, और यहाँ से इसको जाके आप कुछ डिफरेंट नेम डिफाइन कर दोगे। तो हम इसका नेम यहाँ जाके कर देते हैं हेड अंडरस्कोर मेटा, और यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे। सो ऑथर कीवर्ड डिस्क्रिप्शन इस तरह से जाके अपना डिफाइन करके आ सकते हो। और ध्यान रखना कि जब हम लोग इस फाइल को वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे ना, तो आपको इसका कोई भी आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले फाइल का यूआरएल भी चेंज कर लो। हमने इसका नेम यहाँ डिफाइन किया है हेड मेटा। चलाइए इसको रिफ्रेश, तो यहाँ पर आपको इसका कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। ये जस्ट ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, इधर पीछे लिखा हुआ। तो गूगल बॉट होता है, एप्पल बॉट होता है, बिंग बॉट होता है, सभी के अपने अपने बॉट होते हैं। और वो बॉट क्या करते हैं, यहीं से कीवर्ड्स उठाते हैं और उसी के बेसिस पर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ जाके लिखते हो अरीना एनिमेशन, तो आप देखोगे कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर इसने ये रिज़ल्ट ढूंढ के निकाला। सो 1.20 मतलब कि आपका 1200 मिली सेकेंड्स के अंदर इसने इतनी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ के निकाल दी अरीना एनिमेशन कीवर्ड के ऊपर, है ना। तो इतना फास्ट डेटा कैसे आया। इसके लिए एक चीज़ है जो गूगल के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है, विच इज़ इंडेक्सिंग। जब भी हम लोग कोई साइट बनाते हैं, गूगल क्या करता है, उसको इंडेक्स कर लेते हैं अपने पास, और वो अपने डेटाबेस में से ढूंढ के आपको ये रिजल्ट दे रहा है। पुराने टाइम में क्या होता था, अगर हम लोग 2008 या उस तक जाएं 12 तक, तो पहले के टाइम में गूगल क्या करता था, टाइम लगाता था डेटा ढूंढने में। और अब क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट एल्गोरिदम चल रहे हैं, वहाँ पर डेटा गूगल को पहले से पता होता है। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट बनेगी तो बनाने के बाद हमें जाके गूगल को बताना होता है कि हमने एक XYZ वेबसाइट बनाई है और ये हमारे नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर आपको अगर ये पेज दिखाऊं, तो क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप गूगल को देना होता है। तो आप देख सकते हो कि ये गूगल ने 9 अगस्त को उस पेज को सक्सेसफुली चेक किया और 43 वेब पेजेस ढूंढ के निकाले इसके अंदर। तो जो भी हमारे पेज इंडेक्स होंगे ना, तो वो सब यहाँ पर आ रहे होंगे, दिखाई दे रहा है ग्रीन। ये सभी पेजेस क्या गूगल के पास इंडेक्स है, यानी कि अब गूगल को मेरी वेबसाइट पर आने की ज़रूरत नहीं, वो अपने पास से एंड यूज़र को दिखा रहा है। और अगर यूज़र इंटरेस्टेड होगा, क्लिक करेगा, तो मेरी साइट के ऊपर आ जाएगा इस केस में। अगर हम लोग ओवरव्यू की अगर बात करें, ठीक है, या परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग हमारे पास तक पहुँच रहे हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देखो इंडिया, UK, कनाडा, जर्मनी, ठीक है। तो ट्रैफिक ऐसे आता है हमारे पास। तो यानी कि कोई अगर सर्च कर रहा है, सर्च किस बेसिस पर कर रहा है, इंक्वायरी के बेसिस के ऊपर, तो उनको गूगल हमारा पेज दिखा रहा है कि जो भी ये लिख रहा है ना, उनको गूगल हमारा पेज दे रहा है कि भाई इस पे वेबसाइट पे चलिए, वहाँ पर आपकी क्वेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो समझ में आया, ये जितना भी हम लोग ने SEO वाला पार्ट देखा अभी बेसिक, ये सब कुछ इसके लिए ही था जो भी मैंने आपको दिखाया है। तो ये गूगल सर्च कंसोल बोलते हैं हम लोग इसको, जो कि SEO का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते।
HR, H2 और setting the viewport. The viewport is the user visible area of a web page. सो हमारे केस में व्यू पोर्ट वाला एरिया कौन सा है? जो भी आप वाइट एरिया देखते हो जिसको हम लोग बॉडी के नाम से जानते हैं वही हमारा व्यू पोर्ट होता है, ठीक है। इट वेरीज with the device. It will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. You should include the following meta element in all your web pages. और ये वाला कौन सा था हमारा? व्यू पोर्ट के नाम से। अभी हमने ऐड किया था ना, व्यू पोर्ट किधर गया? ये रहा। This gives the browser instruction on how to control the page's dimension and scaling. The width equal to device width, part sets the width of the page to follow the screen width of the device, which will vary depending on the device. Next is initial scale 1.0. Part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर, इसकी हेल्प से क्या होता है, आपका कंटेंट किसी भी स्क्रीन पर जाएगा वो हमेशा 100% रहेगा। और 1 का मतलब ये होता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल साइज़ में रहेगा, जूम नहीं होगा। अगर आपने लिख दिया 2.0 तो क्या होगा, कंटेंट आपका जूम हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि 200% जूम। तो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है आपका 1.0। तो ऊपर देखो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या लिखी है 1, तो ये 1.0 भी हो सकता है इस तरह से लिखा हुआ,
और खाली 1 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें, here is an example of a web page without the viewport meta tag, and the same web page with the viewport meta tag. चलिए, तो आपने क्या करना है, एक एग्जांपल क्रिएट कर लेना है और उसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि विद और विदाउट में क्या डिफरेंस आता है। तो जैसे मैं आपको एक फ़ाइल बना के दिखा रहा हूँ डेमो के लिए। एक न्यू फाइल बना लीजिए। सो अभी ज़रा इस पेज को आप सिमुलेटर में क्या दिक्कत है भाई? तो अभी आप देख रहे हो हमारा पेज जो है ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है इसमें, और कंटेंट हमारा एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना। सारी चीज़ें छोटी हो गई अपने आप। और अभी हम अगर यहाँ से इस मेटा टैग को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दें और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। हमने इसको क्या कमेंट, रिफ्रेश करेंगे तो देखो डेस्कटॉप मोड में कोई चेंज नहीं है। मोबाइल मोड को चेक करते हैं, दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अब जो मेरा पेज है उसकी विड्थ 100% नहीं हो पा रही है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमने पूरा कोड CSS का बिल्कुल सही लिखा, सब ठीक है हमारी तरफ से, वेल चेक्ड है, बट बाय मिस्टेक आप मेटा लगाना भूल गए, तो क्या होगा, आपका कंटेंट इस तरह से जूम आउट होकर दिखाई देता है। सो इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि हमारा मेटा जो है वो प्रॉपर लगा हो। अगर ये लगा होगा तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, है ना, रिस्पॉन्सिव फॉर्म में। अदरवाइज कंटेंट आपका जूम आउट हो जाएगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस चीज़ को, रिस्पॉन्सिव ऑन, और हम यहाँ से इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। F12 प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल P, कैप्चर स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेटा को बंद कर देंगे, फिर सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और अगेन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। F12, सो अभी हमारे पास 2 डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। अपन चलेंगे यहाँ पर और जाके इसको चेक करेंगे। सो एक है विदाउट व्यू पोर्ट और एक है विद व्यू पोर्ट, है ना। सो विद वाला भी हमें यहीं मिल जाएगा, ये हमारा व्यू पोर्ट के साथ है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इनका कटआउट स्क्रीनशॉट जो हमने लिया इसको अपनी वेबसाइट के एग्जांपल में ऐड कर दे रहे हैं ना। चलो, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे। फोटोशॉप है हमारे पास, अवेलेबल है।
तो व्यू पोर्ट का रोल क्लियर अच्छे से। कभी ऐसी दिक्कत आए तो समझ जाना कि मेटा गायब है आपका, है ना। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ छूट गया हमारा, इसको हमें सही करना पड़ेगा। सेव फॉर वेब करेंगे इसको, जेपीजी बना लो। और यहाँ से हम इसको क्वालिटी मैक्सिमम रखते हुए सेव कर लेंगे और इसको नेम दे देंगे डेस्क। हम कहाँ से काम करें, डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप के अंदर MWF का फोल्डर मिलेगा 332.5 अगस्त, आज की डेट, इमेजेस, और इसको नेम देंगे विद द व्यू पोर्ट मेटा टैग। इसको सेव फॉर वेब करेंगे विद आउट द व्यू पोर्ट मेटा टैग। चलिए टाइम टू इंटीग्रेट, यहाँ स्विच करेंगे VS कोड में। यही फाइल है, तो नीचे आओ, एक रो बना लेंगे और 2 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे IMG SRC images स्लैश विद और विदाउट। फाइल को सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र में आके क्या करेंगे, रिफ्रेश। समझ आ रहा है कि विद और विदाउट में क्या रिजल्ट होगा आपका। तो डेस्कटॉप मोड के लिए व्यू पोर्ट टैग नहीं होता है, आपके टैबलेट और मोबाइल मोड के लिए होता है ना। सो इसलिए हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया इसके अंदर। सो यही हमारा पेज है, इसी को हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर आपका व्यू पोर्ट अवेलेबल है, इसमें व्यू पोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, VS कोड में आना है, यहाँ पर आपने लिखना है टेक्स्ट सेंटर। तो ये इमेज हमारी इस तरह से नहीं आएंगे, आपको यहाँ जाके क्लास लगानी पड़ेगी। क्लास लिखेंगे D ब्लॉक एंड M ऑटो।
मतलब मार्जिन ऑटो, तो बीच में आ गया इस तरह से प्रॉपर। अब इनके ऊपर या नीचे जहाँ भी आपको कुछ अपना मैसेज लिखना हो वो अपना जाके यहाँ टाइप करके आ जाओ। विदाउट द व्यू पोर्ट मेटा टैग। ये सेंटर में होना चाहिए, प्लस बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, चॉइस इज योर कि ऊपर रखना है कि नीचे रखना है। तो टेक्निकली तो ऐसा होना चाहिए कि नीचे ही होता है, क्योंकि इमेज के ऊपर हम लोग कभी लिखते नहीं है। सो ये इस तरह से नीचे आएगा, तो ये विद है और ये विदाउट। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग अपना एक मीनिंगफुल एग्जाम्पल इसका क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे HR H2, और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे दी HTML स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए। The script element is used to define client side JavaScript. The following JavaScript writes hello JavaScript into an HTML element with ID equal to like demo। सो इसके लिए आपने क्या करना है, एक H3 डिफाइन कर लेना है, लिखेंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट एरिया टैग का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी पेस्ट, इसको करेंगे रिमूव, लिखेंगे यहाँ पर स्क्रिप्ट और एक फंक्शन बना लेंगे अपना लाइक माई फंक्शन, और यहाँ लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी का नेम हम लोगों ने प्लान किया रहेगा डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू हमारा जो मैसेज होगा वो हेलो जावास्क्रिप्ट होगा। एग्जाम्पल को सेव एज करिए यहाँ पर, और इसको आप जाके नेम देंगे स्क्रिप्ट, और इस फाइल के अंदर हम यहाँ पर लाके अपना एग्जाम्पल कॉल कर लेंगे। तो यहाँ जाइए, लिखिए हेड स्क्रिप्ट डॉट HTML, प्रेस करेंगे यहाँ से Ctrl+S, वेब ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश करिए इसको,
कोड की लेंथ के लिए फील्ड बढ़ाइए 1 2 3 4 5 6। क्लिक करेंगे रन एग्जाम्पल, तो अभी आप देख रहे हैं अभी क्या लिखा रहा है, अ पैराग्राफ। जैसे हम लोग ट्राइट पर क्लिक करेंगे क्या लिखा रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। सो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक आईडी है, जैसे हम लिखते हैं ना क्लास इक्वल टू, सिमिलरली हमने लिखा आईडी एट्रीब्यूट और आईडी का नेम क्या रखा है, डेमो। तो जैसे मैंने को पहले बताया कि जनरली आईडी का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं डायनामिक ड्रिवन के लिए, यानी कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट को इसके ऊपर लगाना है तब आप ट्राई करो आईडी। सो बटन है हमारे पास एक, जिसके ऊपर हम लोग अपने एक फंक्शन को क्या कर रहे हैं, ट्रिगर करा रहे हैं कि जब यूज़र बटन दबाएगा तो इसमें जो लिखा हुआ मैटर है वो इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल बनाइए, द HTML बेस एलिमेंट। द बेस एलिमेंट specifies the base URL and or target for all relative URLs in a page. The base element या tag must have either an href or a target attribute present or both. There can only be one single base element in a document. Example, specify a default URL and a default target for all links on a page. So आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है हेड टैग। हेड के अंदर आप जाके लिखेंगे बेस href और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे कि भाई आपका बेस URL क्या है। तो अगर आपकी वेबसाइट लाइव है, आप चाहते हो कि आपके हर एक URL के आगे, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं इमेजेस स्लैश, पहले कोई इमेज ब्राउज करा लो, इमेजेस, ओहो, इमेजेस स्लैश, जैसे हमने सेल फोन चूज़ किया, ठीक है, इस तरह से हमने कुछ डिफाइन किया इसके अंदर, और क्या लिखा, टारगेट जो है वो ब्लैंक में खुलेगा। तो हमारे इस, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इस तरह से वेब ब्राउज़र में चला रहा हूँ तो हमारा बेस URL क्या है, हमारा बेस URL बन जाता है यहाँ से लेके इतना पार्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, अबे यार इसको लाके यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो हमारा बेस URL के 127.0.0.1 और ये हमारा 5500 जो है पोर्ट है, मंथ, उसके अंदर डेट। अब इसके आगे हमने क्या लिख दिया कि भाई जितने भी हमारे पेज खुलेंगे वो कहाँ खुले, न्यू टैब में।
ठीक है। अब ये आपको क्या करना पड़ता है, बार बार लिखते हो आप टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमने हेड में लिख दिया, अभी पूरी वेबसाइट पे काम करेगा, लेकिन पर्टिकुलर पेज के ऊपर, जिस पेज के हेड में लिखा गया होगा। हेड के बाद आपने बॉडी में आना है, यहाँ पर जाके आप लिख देंगे जैसे कि IMG SRC, हमने लिखा है यहाँ पर इमेजेस स्लैश जो भी आपकी इमेज का नेम है, जैसे कि सेल फोन, ये आप यहाँ लिख दो। और इस इमेज का यहाँ से पाथ देखो 600 400 600 400 और ALT में जाके लिख देंगे सेल फोन। ये हमने डिफाइन कर दिया। चल, सो अपने इस फाइल को आपने, क्या दिक्कत है भाई, हेड स्क्रिप्ट, इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है और इसका हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे हेड बेस। और इसको जाकर डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ से हेड का पार्ट कॉपी करना है और हेड में लाके रिप्लेस कर देना है इस तरह से। इसके बाद बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक अपना इमेज इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, उसको लाके बॉडी में आप इस तरह से कॉल कर दोगे। और इसको हम लोग नेम दे देते हैं कुछ, द बेस एलिमेंट। तो देखो अगर मैं इस इमेज को क्लिकेबल बना लूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, AHREF, ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरह से। और मैं इसको क्लोज कर दूंगा इसके बाद में। और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे इमेजेस स्लैश सेल फोन, जो है वो ओपन हो जाए। अब अगर हम लोग इसका आउटपुट चेक करें तो हमने देखो यहाँ पर कि टारगेट तो नहीं लिखा हुआ, टारगेट हमने कहाँ डिफाइन किया हुआ है, बेस के ऊपर। चलो ओपन विद लाइव सर्वर, सबसे नीचे जाइए, तो अभी हम लोग लाइव सर्वर से चला रहे हैं तो इसलिए कोड इतना बड़ा आएगा, वो आपको रीज़न पता है ना, उसको भूल जाओ। हमें नीचे जाके क्या लिखना पड़ेगा, आउटपुट ऑफ द अबव कोड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेस। कोई बात नहीं, नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ जाके ये फाइल डायरेक्ट भी प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर। सो अगर ये सही से कॉन्फ़िगर हुआ होगा तो मेरा नया खुलना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नया पेज ओपन हुआ, सेम पेज मेरा रिप्लेस नहीं हुआ है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका पाथ क्या आ रहा है ना, प्रॉपर इस तरीके से आ गया पाथ हमारा। अब मैं इसको लाइन को डिसेबल कर देता हूँ, जैसे अभी देखेंगे क्या बदलाव आता है इसमें। हमने क्लिक किया, क्या दिखाई दिया, सेम जगह पर रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया सेम ही जगह पर।
उसके बाद नया टैब नहीं खुल रहा, नहीं तो पहले यहाँ पर इमेज भी आ रही थी प्लस टैब भी नया खुल रहा था। वापस एक्टिवेट जैसे ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रेश क्लिक, तो वो पेज एज इट इज़ है और एक नया पेज ओपन हो रहा है। अब मान लो कि मैं पेज के अंदर जितने भी लिंक बना लूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने जाके लिखा विजिट गूगल, ये आ गया यहाँ पर। अपन क्लिक करें तो क्या हो रहा है, एक नया पेज ओपन हो रहा है ऑटोमेटिक। तो बेस का रूल समझ में आया। इस तरह से जाके आप अपना बेस यूआरएल डिफाइन करके आ सकते हो। इससे फ़ायदा, ये मैंने अभी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है इस तरह से, बट ये इस तरह से करना नहीं है। यहाँ पर जाता है आपकी वेबसाइट का नेम, ठीक है, कि जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है वो आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर आपकी वेबसाइट का नाम गूगल है तो आप यहाँ पर https://google.com लिख देंगे और उसके अंदर जितने भी लिंक क्लिक होंगे वो नए पेज पर खुले। बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ तो होते ही हैं आपके, है ना। तो ये है आपका बेस, इसको आप इस तरह से इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा वो रहेगा HTML में लेआउट। ठीक है, तो लेआउट से हमारा मतलब क्या है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हेडर मेंशन है, यहाँ पर मेन टैग मेंशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक भी बॉडी के अंदर काम चल रहा है। नीचे आते जाओ, और नीचे आइए, ये देखो मेन यहाँ पर क्लोज हुआ। फिर क्या है, फुटर टैग हमारे पास अवेलेबल है। सो किसी भी वेबसाइट के अंदर ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हेडर, जिसके अंदर हम लोग क्या कॉल करते हैं, नैव। उसके बाद हमारा मेन एरिया जिसके अंदर टोटल इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है, और उसके बाद हमारा फुटर। सो अगर हम लोग गूगल की वेबसाइट पर एक नज़र डालें, सो जनरली क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल सेंटर में, है ना, क्योंकि गूगल ने इतना मिनिमलिस्टिक बनाया ताकि कोई google.com ओपन करने के बाद में कोई दूसरा काम ना करे, वो सीधे सर्च करना स्टार्ट करे। क्योंकि मेन उनका जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो गूगल ही है। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में सर्च करेगी उतना उनका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा, है ना। अभी आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन और आ रहे हैं, अबाउट और स्टोर। ये पहले नहीं आते थे, ये अभी हाल फिलहाल में आने स्टार्ट हुए। नहीं तो क्या होता था, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड पर ऑप्शंस मिलते थे। ये अभी हमारा जो अगस्त मंथ का अपडेट है उसके अंदर हमें ये दो ऑप्शंस और देखने के लिए मिल गए। प्लस नीचे आप देखोगे तो किस कंट्री से हम लोग चला रहे हैं, प्लस यहाँ से एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, वो आपको मिलेगा। इनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म्स कंडीशंस क्या है, सेटिंग्स क्या है इसकी, वो आप देखोगे। बाकी जो गूगल के एप्लीकेशन है वो सारे आप यहाँ से चला सकते हो। तो ये जो हम लोग नीचे पार्ट देख रहे हैं, दिस इज़ अ फुटर, ये मेन एरिया है। और ये जो हम लोग टॉप में देख रहे हैं, दिस इज़ अ नैव बार, ठीक है। सो हर एक साइट के अंदर ये चीज़ें आपकी अवेलेबल मिलेंगी। सो एक वेबसाइट में हेडर और फुटर हम लोग क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, फुटर से एक तो यूज़र को हम लोग क्लियरली एक मैसेज देते हैं कि भाई हमारा पेज जो है वो यहाँ पर एंड हो रहा है ना। अब मान लो कि कोई वेबसाइट हो और उसके नीचे कुछ इस तरह का बेस ना हो, तो लगेगा ना वेबसाइट इससे अधूरी है या समथिंग इज़ मिसिंग, है ना। बट जब आधार होगा, बेस होगा, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये पेज की लेंथ ही इतनी है ना। जैसे क्या होता है, हम अगर फ्लिपकार्ट पर आते हैं या अमेज़ोन पर आते हैं, तो आप नोटिस करेंगे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे नया नया कंटेंट आता जाता है, और आएगा और आएगा और आएगा। उसके बाद में एक टाइम पर आके रुक जाएगा, ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं देगा। हमारी वेबसाइट का एंड आ गया, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कॉपीराइट 2007 में स्टार्ट हुई थी वेबसाइट और 2024 आ चुका है ना। तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इसको लॉन्च में फ्लिपकार्ट को। सो
ये अपना फुटर है, तो चेक करके देखिए, इंस्पेक्ट करके क्या कहीं पर कोई फुटर वुटर इन्होंने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। तो दिखाई दे रहा है ऊपर कुछ फुटर टैग, है ना, लिखा है ना फुटर अवेलेबल है। इसी तरह से हो सकता है कि हेडर हो, या हो सकता है हेडर ना हो, नैव टैग का इस्तेमाल किया गया हो, नज़र डालेंगे। तो यहाँ देखो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर इतने पार्ट को टारगेट करेंगे। इन्होंने हेडर क्लास का यहाँ पर यूज़ किया, इन्होंने कंटेनर के अंदर डायरेक्टली काम किया हुआ है, बट फुटर इनके पास अवेलेबल है। एक और तरीका है चेक करने का, वैसे तो वेबसाइट रिएक्ट में बनी है, तो रिएक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरीके का इसका आउटपुट आता है लैंडिंग पेज का। अमेज़ॉन में नज़र डालते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे कंट्रोल एफ और यहाँ लिखेंगे हेडर। दिखाई दे रहा है, मिल गया हमें हेडर। इसी तरह से हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं फुटर टैग, इन्होंने फुटर नहीं लगा रखा, एक के पास से हेडर गायब, एक के पास से फुटर गायब। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि आपका प्रॉपर जो साइमेंटिक्स हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। चेक करते क्या इन्होंने मेन टैग का इस्तेमाल किया है, क्या मेन का भी इस्तेमाल नहीं किया, सेक्शन का इस्तेमाल किया कि नहीं, नहीं किया हुआ, असाइड का यूज़ किया है कि नहीं, नहीं किया इन्होंने, नैव का यूज़ किया है कि नहीं, नहीं किया हुआ है, नैबार का यूज़ किया है कि नहीं। तो इन्होंने बहुत सारे टैग अपने उसमें नहीं मेंशन किए हुए। अब अगर आप आज की डेट में कोई वेबसाइट बनाते हो और अगर आपका लेवल फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जैसा नहीं है, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गूगल को आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप चाहते हो कि गूगल बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है, वर्कफ्लो जो है वो कुछ इस तरह है कि यूज़र जब आएगा मेरे वेबसाइट में, तो सबसे पहले उसको कंटेनर मिलेगा जिसके अंदर हेडर होगा, हेडर के अंदर नैव बार होगा, देन मेन सेक्शन स्टार्ट होगा, देन लेफ्ट साइड में असाइड होगा, बाद में फिर मेरा सेक्शन होगा, सेक्शन के अंदर मेरे आर्टिकल्स होंगे। सेक्शन मतलब जो रो बनाते हैं हम लोग, दैट इज़ अ सेक्शन। उसके अंदर अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं, दैट इज़ आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से गूगल ने, सॉरी HTML में ये HTML5 के अंदर नए टैग्स आए, ठीक है। सो गूगल आज की डेट में इनको ज़रूर से ढूंढ रहा होता है। अब हो सकता है कि किसी वेबसाइट में ये ना हो, जैसे कि हमें नहीं मिला, सो हो सकता है उन्होंने इस तरह की कुछ क्लासेस का इस्तेमाल किया हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हेडर टैग होना ही चाहिए, हेडर की क्लास भी होगा तो चलेगा, क्योंकि मैं वही सेम चीज़ उससे भी अचीव कर सकता हूँ ना। ज़रूरी तो नहीं कि मुझे हेडर टैग ही लिखना पड़े उसके लिए। लगाओगे तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर क्लास का इस्तेमाल करो, तो आपका काम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट यही है कि हम इस वाले पार्ट को समझेंगे कि ये किस तरह से लेआउट के अंदर हमारी चीज़ें वर्क करेंगी। सो फिलहाल मैं लेआउट भी हटा देता हूँ, जिस मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, ताकि जब आप इसको देखो कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि नहीं तो फिर दोनों फाइलें आपको एक जैसी दिखाई देंगी। सो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हेड जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। इसको यहाँ पर करेंगे स्टॉप। ये आज हमारा 2